इस मुल्क में तगड़ा चीफ जस्टिस है या आर्मी चीफ है। पीटीआई तो रोज चीफ जस्टिस को पुकार रही है, पीडीएम रोज आर्मी चीफ को पुकार रही है। इलेक्शन मुलतवी किया गया है तो इलेक्शन कमीशन तो साफ बच जाएगा। आईएसआई और एमआई ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होगी, बल्कि इलेक्शन जो है वो नेक्स्ट ईयर में होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को तो अदालत का नोटिस जारी कर देगा। लाहौर हाई कोर्ट मुकद्दस का है कि वो इनकार कर सकता है, वो फौज इनकार नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट अपने पास से पैसे दे दे पर वो ममता बंदियाल साहब नहीं होंगे। कि मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा इस फैसले से। एजेंडा इमरान खान का नहीं चलेगा। अदलिया मेरे साथ खड़ी है तो लिहाजा मेरा एजेंडा चलेगा। सियासी एजेंडा सुप्रीम कोर्ट से तय होगा या जीएचक्यू से तय होगा, तो फिर जीएचक्यू की सियासी दुकान तो बंद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। कल के इलेक्शन कमीशन के बाज़ाब्ता फैसले के हवाले से अब इतराजात आना शुरू हो गए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कल जाने का फैसला भी कर लिया है। मगर इसी हवाले से आज हम बात करेंगे मुजम्मिल साहब से और उनसे जानेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम सोबिया, क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहले तो आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मरिक। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो आज तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो डट गई है इलेक्शन कमीशन के आगे, तो आगे क्या देख रही हैं? आगे आपके पास अंदर की क्या इत्तलात है? देखें, सवाल ये है कि एक तरफ 27 को दोबारा पार्लियामान का इजलास होना है और पार्लियामेंट के पहले इजलास में राना सनाउल्लाह साहब ने जो तकरीर की, हमने उस पर अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने अदलिया पर अपना सारी चार्जशीट जारी कर दी हुकूमत की तरफ से। पार्लियामान के अंदर खड़े होकर उन्होंने अली अफजल शाही की भी बात कर दी, उन्होंने मुज़ाहिर अली नकवी के बेटों की भी बात कर दी, उन्होंने सारी बात कर दी। और उस इजलास में साकिब निसार के पोस्टर भी हमें नजर आए। तो इस तरह एजेंडा तो सेट हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत क्रीज से निकल कर खेलेगा तो पार्लियामेंट की तरफ से भी क्रीज से निकल कर खेला जाएगा। ये तो हमने पहले वीलॉग में कह दिया कि ये तो फिर पार्लियामान बमुकाबला अदलिया होगा। क्या ये सवाल पैदा होगा कि पार्लियामान बालादस्त है या अदलिया बालादस्त है? पार्लियामान अदलिया के मतहत है या अदलिया पार्लियामेंट के मतहत है? तो ये सवालात तो अब कौमी असेंबली और पार्लियामेंट के इजलास में होंगे। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला दिया है, मैंने वो फैसला पढ़ा है और वो काफी तवील फैसला है। अब उस फैसले को अगर सामने रखकर जो इलेक्शन मुलतवी किया गया है और अगर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई पिटीशन लेके जाती है तो इलेक्शन कमीशन तो साफ बच जाएगा। वो कहेगा मैंने इलेक्शन अनाउंस किए थे। लेकिन ना जी, अगर फौज नहीं आ रही और सेक्रेटरी डिफेंस ने इनकार कर दिया और आईएसआई और एमआई ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि मुल्क के सिक्योरिटी हालात 30 अप्रैल में तो इंतखाबात के लिए ठीक नहीं है, बहुत नुकसान हो जाएगा, तो फिर इसकी सजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी जा सकती है। अगर चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने कहा है कि पंजाब में अमन अमान के हालात ठीक नहीं है और उन्होंने उसमें रीजंस बताई हैं कि ये वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से ठीक नहीं है, तो क्या उसके जवाब में अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तलब करके उनको नौकरी से निकाल देगा? फिर सूरत हाल ये है कि बल्कि मुजम्मिल साहब फैसले में इदारों का जिक्र भी है कि इदारों ने हिदमात सर अंजाम देने से माजरत कर ली। मैं इदारों की बात कर रहा हूँ ना। इदारों में फौज आ गई, इदारों में अदलिया आ गई, चीफ जस्टिस ने आरओ देने से इनकार कर दिया। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को तो अदालत का नोटिस जारी कर दे कि आपने आरओ देने से इनकार क्यों किया, क्या हम इलेक्शन के लिए आरओ नहीं देंगे। मतलब अगर लाहौर हाई कोर्ट को आरओ देने से इनकार का हक है तो फिर बाकी सबको भी हक है। क्यों लाहौर हाई कोर्ट मुकद्दस का है कि वो इनकार कर सकता है तो फौज इनकार नहीं कर सकती, हाई कोर्ट इनकार कर सकता है, चीफ सेक्रेटरी आईजी इनकार नहीं कर सकता। इनकार शुरू तो लाहौर हाई कोर्ट से हुआ है ना। फिर जो भी कार्रवाई होनी है, आर्टिकल 6 लगना है, सजा लगनी है, तो फिर उधर से शुरू होगी। या एक तो मैं समझता हूँ कि इस जो फैसला है इस पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।
जैसा कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पांचों जो उनके मेंबरान हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत या आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे, वो मुमकिन नहीं है। उन्होंने 30 अप्रैल की डेट दी थी, कागजात नामजदगी जब छपने शुरू हो गए थे उसके बाद लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए थे। लेकिन अगर आगे प्रॉब्लम्स आएंगे और उसकी वजह से इलेक्शन मुमकिन नहीं है तो इलेक्शन कमीशन क्या करता? बगैर बैलेट पेपर के इलेक्शन करा देता, बगैर सिक्योरिटी के इलेक्शन करा देता, बगैर आरओज के इलेक्शन करा देता। मतलब इन सब के बगैर इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करा सकता था? ये उन्होंने सब इदारों से ये मदद मांगी तो मदद नहीं अवेलेबल थी। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले की रोशनी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। अब इसका बिगाड़ा जा सकता है, अगर बिगाड़ना है तो फिर फौज ने सिक्योरिटी नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट हिम्मत करे और आगे चीफ को बुला ले। अगर बिगाड़ना है तो फिर हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने पास से पैसे दे दे या कहे कि तनख्वाहों के पैसे, दीगर पैसे IMF की डील को दफा करें। या तो 1 रुपया नहीं खर्चने दे रही IMF, तो वो कहेंगे IMF को भी दफा करें, ये सारे पैसे उठा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देता है। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क चलाना है और माली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने हैं कि कौन से पैसे कहाँ खर्च होने हैं, अभी तो कौन से पैसे कहाँ खर्च होने हैं इसका फैसला IMF कर रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान को तो वो सस्ता पेट्रोल देने की इजाजत नहीं दे रहे कि आप वो नहीं दे सकते थे, तो वो बजट इलेक्शन के बजट दे देंगे। इस वक्त तो 1 रुपया नहीं खर्चने दे रहे फिजिकल डेफिसिट की वजह से। तो फिर मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि IMF को भी तलब कर ले और IMF के जो इंटरनेशनल मिशन है उसको उल्टा लटका दे कि आपने पैसे क्यों नहीं, आप भी करें ताकि हमने इलेक्शन कराना है, और IMF पे तौहीन अदालत लगा देनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट को। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये अपने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक जाएगी। मुजम्मिल साहब, कुछ और खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और क्या सराहियां की जा रही हैं कि अगर 8 अक्टूबर को इलेक्शन होने का जो फैसला है, कहा जा रहा है कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि इलेक्शन जो है वो नेक्स्ट ईयर में होंगे। तो आपके पास इस हवाले से क्या तात? देखिए, ये तो इल्म गैब वाली बात है ना, होंगे या नहीं होंगे। लोगों के ख्याल से 30 अप्रैल को होंगे, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे, हम कह रहे थे नहीं होंगे, मुमकिन नहीं है। अभी तो अगर 10 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं तो फिर 10 अक्टूबर को उमर ताब बंदियाल साहब नहीं होंगे, वो 16 सितंबर को चले गए होंगे। अगर 10 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं तो आरिफ अलवी साहब मुल्क के सदर नहीं होंगे, वो भी जा चुके होंगे। तो फिर इसका मतलब है कि अगर 10 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं तो बंदियाल साहब नहीं होंगे, काजी ईसा साहब चीफ जस्टिस होंगे 16 सितंबर के बाद, और आरिफ अलवी साहब मुल्क के सदर मौजूद नहीं होंगे। तो उस वक्त क्या सादिक संजरानी साहब कायम मुकाम सदर बन चुके होंगे और फिर काजी ईसा साहब चीफ जस्टिस बन गए होंगे, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए वो तो फिर 10 अक्टूबर तक अगर बात चली गई तो फिर तो खेल ही बदल जाएगा ना 10 अक्टूबर को। मुजम्मिल साहब 8 की फिगर है, 8 की फिगर 8 अक्टूबर जो सबसे नहीं 10 अक्टूबर है कि 8 अक्टूबर है। 16 सितंबर को बंदियाल साहब ने चले जाना है और सदर आरिफ अलवी साहब ने भी चले जाना है सितंबर में। तो अक्टूबर में तो फिर इस मुल्क का सियासी मंजरनामे के नए खिलाड़ी मैदान में आ चुके होंगे, सदर भी नया होगा, चीफ जस्टिस भी नया होगा। तो फिर उस वक्त के फैसले तो उस वक्त के मुताबिक होंगे। आज के फैसले तो ये सोचकर किए जा रहे हैं कि उमर ताब बंदियाल क्या कहता है, उस वक्त के फैसला ये सोच कर किए जाएंगे कि काजी ईसा क्या कहता है। लेकिन ना, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मुल्क की सियासत के एक बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। इस मुल्क के सियासी फैसले करने वक्त ये सोचा जाता है कि चीफ जस्टिस क्या कहेगा, बेंच कौन सा बनाएगा, बेंच में जज कौन से होंगे, उन जजों का रुझान किस तरफ है। अब ये सारी बातें पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। तो अब मुझे ये लगता है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन पर फौरी तौर पे, आप फर्ज कर लें, एक मंजरनामा ये है कि ये कल जुमे को जाते हैं, वो जुमे को सबको बुला लें, 1 घंटे में पेश हो जाओ, तो फिर ये भी पार्लियामेंट में सबको बुला लेंगे, तो पार्लियामेंट में ये भी शुरू हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट को पता है कि फिर पार्लियामेंट में क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत संभल कर खेलना होगा। यह वो वक्त नहीं है कि जाजुल हसन और मुजाहिर अली नकवी ने एक केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के सू मोटो के लिए खत लिख दिया। अब तो बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि शाम को फैसला हुआ है ना, तो रात को ही बंदियाल साहब को सू मोटो ले लेंगे और वो 22 मार्च की रात को ही सब शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, 23 मार्च को भी कुछ नहीं हुआ।
वो इंतजार कर रहे हैं अपना आराम से बैठ के। कोई इतनी जल्दी नहीं है कि उन्होंने फौरी तौर पे आकर अदालत खोल ली और रात को या 23 मार्च की सुबह अदालत खोली हो गया हम यहाँ इलेक्शन मुलतवी हुए हैं तो हम कैसे ऐसे कर सकते हैं। अजमेर तमाद की दफा तो उन्होंने खोल ली थी अदालत। इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर 22 और 23 मार्च को अदालत नहीं खोली है तो 24 मार्च को खोलने वाली अदालत भी जो है वो बहुत जारहाना अदालत नहीं होगी। मुजम्मिल साहब, ये जो इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं ये एक मकसद के तहत किए जा रहे हैं, तो एक तो सियासी इस्तेहकाम आ जाए और दूसरा ये कि अमनो अमान की सूरत हाल जो है वो बहाल हो जाए। क्या आपको लगता है कि मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा इस फैसले से? आप मेरी बात समझे, क्या इलेक्शन करा के जो है वो तमाम मुमकिन नहीं है। सियासी लड़ाई और मुहावरा खत्म करने के लिए तो सियासी कुव्वतों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। मतलब तहरीक इंसाफ कहती है कि हम इलेक्शन के अलावा बैठेंगे नहीं, वो कहते हैं आप मिसाल के मईशत पर बैठ लें, आप मिसाल के जमहूरियत पर बैठ लें। तो जब तक इमरान खान साहब जिद नहीं छोड़ेंगे कि मैंने सिर्फ इलेक्शन पर बैठना है तब तक उनके साथ कोई नहीं बैठ सकता। ये जो मीडिएटर्स थे जिन्होंने कहा कि हम दोनों पार्टियों को मीडिएट कराएंगे, वो मीडिएशन भी क्यों नाकाम हुई है? क्योंकि शराइत पर गुफ्तगू तो नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब कहेंगे कि मैं सिर्फ इस मौजू पर बात करूंगा। एजेंडा इमरान खान का नहीं चलेगा। पहली बात, एजेंडा तो देखे तमाम सियासी फरीकैन अपना अपना एजेंडा लेके बैठेंगे और एक मुश्तरका एजेंडे पे बात होगी। सिर्फ इमरान खान के एजेंडे पर तो बात सिर्फ तब हो सकती है जब फौज इमरान खान के साथ खड़ी हो। यहाँ पे इमरान साहब का ख्याल है कि मेरे साथ फौज की जरूरत नहीं है, अदलिया मेरे साथ खड़ी है तो लिहाजा मेरा एजेंडा चलेगा। तो अब ये फैसला तो मेरे ख्याल में अगले एक हफ्ते में हो जाएगा कि इस मुल्क का सियासी एजेंडा सुप्रीम कोर्ट से तय होगा या GHQ से तय होगा। क्योंकि अगर सियासी एजेंडा सुप्रीम कोर्ट से तय होना है तो फिर GHQ की सियासी दुकान तो बंद हो जाएगी। फिर तो सियासी दुकान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चलेगी, सारा सियासी एजेंडा सुप्रीम कोर्ट से चलेगा। और अगर GHQ की सियासी दुकान चलनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी सियासी दुकान बंद करनी होगी। पाकिस्तान में दो सियासी दुकानें नहीं चल सकती कि एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सियासी दुकान चलाई हो, दूसरी तरफ से GHQ भी अपनी सियासी दुकान चला रहा हो। एक तरफ आर्मी चीफ के साथ भी मामला चल रहे हो, एक तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान। लेकिन एक वक्त PTI तो रोज चीफ जस्टिस को पुकार रही है, PDM रोज आर्मी चीफ को पुकार रही है। तो अब ये फैसला कैसे होगा कि इस मुल्क में तगड़ा चीफ जस्टिस है या आर्मी चीफ है? यही फैसला होना है ना। इसमें आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान में से तगड़ा कौन? तो 70 साल से तो आर्मी चीफ तगड़ा है। और अगर अब बंदियाल साहब ने अपने साथी जजों के साथ मिलकर ये तय कर दिया है कि उन्होंने फौज की जो ताकत है उसको खत्म करके वो ताकत सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट करनी है, तो ये कोशिश वो पिछले 4 माह से कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में फौज ने फाइनल लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। और ये पार्लियामान का इजलास जो है ये इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बुलाया गया। ये PDM ने अकेले नहीं बुलाया है, इसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो PDM और हुकूमत के साथ खड़ी है। अगर इस वक्त अदलिया के हवाले से कोई कानून साजी होगी, जजिस के पर काटने की, जजिस के एहतसाब की कोई बात होगी तो उसमें उनको एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हासिल है। और फौज जो जजिस हैं वो कटहरे में खड़े नजर आएंगे। अच्छा, आपने डायलॉग की बात की। आज फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, मगर रात को ख्वाजा आसिफ ने एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाँ हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, मगर जो है वो स्टार्ट किए जाए 2018 से। तो आपको क्या लगता है कि क्या बाहमी मुशावरत हो पाएगी इन शराइत? नहीं, ये मैंने आपको पहले जवाब दे दिया कि ये तो एजेंडा सेटिंग है ना। या तहरीक इंसाफ की शराइत पे डायलॉग होने हैं या PDM की शराइत पे डायलॉग होने हैं, उसी की शराइत पे डायलॉग होंगे जो ताकतवर है। फर्ज कर लें अगर सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं मिलता और इलेक्शन जो 8 अक्टूबर को कराने का ऐलान हुआ है ये कायम रह जाता है और ये नहीं हिला सकती सुप्रीम कोर्ट इसको, और ये तय हो जाता है कि इलेक्शन एक ही दिन होंगे, एक ही वक्त होंगे चारों सूबों में भी और कौमी असेंबली में भी, तो फिर तो तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी शिकस्त हो जाएगी। वो सियासी तौर पर मुकम्मल शिकस्त खा जाएंगे। फिर क्या करेगी तहरीक इंसाफ? उसके बाद उनके पास अब बात करने के अलावा ऑप्शन क्या रहेगा? यानी आप कह रहे हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट दरमियान में नहीं आएगी मामला तय नहीं पाएंगे? नहीं, मैंने इस्टेब्लिशमेंट का नहीं कहा। देखिए आप बात तो गलत अंदाज की तरफ मत लेके जाए। मैंने ये कहा है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को उसकी मर्जी का रिलीफ दे देगी तो इमरान खान को किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को उसकी मर्जी का रिलीफ नहीं दे सकती किसी भी वजह से, तो फिर इमरान खान को बात करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट से। आप बात समझे,
अभी तो इमरान खान साहब आसिम मुनीर को गालियां दे रहे हैं। अभी तो तहरीक इंसाफ के अमेरिका और लंदन और बाहर जो मुजाहरे हो रहे हैं उनमें आर्मी चीफ और फौज को गालियां दी जा रही हैं और चीफ जस्टिस की तारीफ की जा रही है। अब इस सूरत हाल में क्या चीफ जस्टिस पूरी तहरीक इंसाफ का बोझ उठा सकते हैं? क्या आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ का पूरा बोझ उठा सकते हैं और सिर्फ अदलिया के कंधे पे बैठ के इमरान खान साहब आगे इक़्तिदार में आ सकते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट का उसमें कोई रोल है? बात ये तय होनी है कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट फौज है या अदलिया है। अगर एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ है तो फिर आर्मी चीफ एस्टेब्लिशमेंट है। अगर एस्टेब्लिशमेंट चीफ जस्टिस पाकिस्तान है तो फिर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट है। फिर जीएचक्यू की सियासी दुकान तो बंद हो जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगले हफ्ते 10 दिन में ये लड़ाई तय होगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ बैक वक्त लड़ना और उस लड़ने के तौर पे जो है सब कुछ करना। लिहाजा अगले ये जो 27 का इजलास है, कल का सुप्रीम कोर्ट का इजलास है, उसमें अब ये देखना पड़ेगा कि क्या 4-3 वाला फैसला चलेगा या 3-2 वाला फैसला चलेगा। क्योंकि एक राय तो ये है कि जो पहले फैसला हुआ है वो 4-3 से सू मोटो उड़ गया हुआ है, और क्या 3-2 से 30 इलेक्शन कराने का ऐलान है या 4-3 से सू मोटो खत्म हो गया हुआ है। क्योंकि हुकूमत ने ये भी कहा है कि आप हमारी रिव्यू पिटीशन सुने, और उस पर बात यह है कि आप देखें कि वो तो 4-3 का फैसला है। फिर जो सोशल मीडिया पे फौज के खिलाफ मुहिम है, जो तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ महाज खोला हुआ है तहरीक इंसाफ ने, उस पर भी कानून साजी होनी है और उस पर भी तहरीक इंसाफ और उसके लोगों के खिलाफ एक्शन होना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है तहरीक इंसाफ और अदलिया के लिए कि वो अब आगे मनमानी करते हुए बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को अपने पांव तले रोन दे। मुजम्मिल साहब, जो JIT बनाई गई है इमरान खान के बयानात के हवाले से, उसको तहरीक इंसाफ ने आज उसका खैर मकदम भी किया है। नहीं, वो जब वो JIT काम शुरू करेगी तो फिर उनके पोस्टर लगा के उनके खिलाफ तनकीद भी तो शुरू कर देंगे ना। वैसे तो आज जो सबसे बड़ी बात ये कि IG इस्लामाबाद को सदर पाकिस्तान ने तमगा शुजात दिया है। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि IG इस्लामाबाद मुझे कत्ल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी ने उन्हें आज तमगा शुजात दिया है 23 मार्च को। तो ना देते सदर आरिफ अलवी तमगा शुजात कि तुम तो मेरे लीडर को कत्ल करना चाहते हो, मैं तुम्हें तमगा नहीं दूंगा, बाइकाट कर देते वहां पर कि मैंने नहीं देना है तमगा। उन्होंने आज जब IG इस्लामाबाद को तमगा शुजात का बैज लगाया है तो फिर इमरान खान के मौक़िफ़ को रद्द करके लगाया है ना। तो फिर आरिफ अलवी कहाँ खड़े हैं, इस पर भी सवाल पैदा हो गया है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि पार्लिमान और फौज एक तरफ है, अदलिया और तहरीक इंसाफ एक तरफ है। इस लड़ाई में 2 कुव्वतें एक तरफ हैं, 2 कुव्वतें एक तरफ हैं। हुकूमत को ये एडवांटेज हासिल है कि उसके साथ पार्लिमान बतौर इदारा खड़ा है। इमरान खान को ये डिसएडवांटेज है कि वो एक सियासी पार्टी के तौर पर फरीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फरीक के साथ चलना है, एक इदारे के साथ नहीं चलना। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट कौन है, आखिर अदलिया या फिर इस्टेब्लिशमेंट। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।